नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं INH सेहत में आज हम बात करने जा रहे हैं राष्ट्रीय अंगदान दिवस के बारे में। जी हाँ, भारतीय अंगदान दिवस वैसे तो हर साल 27 नवंबर को मृतक दाताओं और उनके परिवारों द्वारा समाज के लिए किए गए योगदान की याद में मनाया जाता रहा, लेकिन 2023 से नेशनल ऑर्गन डे 3 अगस्त को मनाया जाने लगा, क्योंकि 3 अगस्त 1994 को भारत में पहले सफल मृतक हृदय प्रत्यारोपण की याद में इसे 3 अगस्त को मनाया जा रहा है। ऑर्गन डोनेशन यानी कि अंगदान, इस नेक कार्य की सराहना तो सभी करते हैं, लेकिन अंगदान आज भी भारत में उस दर पर नहीं होता जिस तरह विदेशों में होता है, क्योंकि विदेशों में इसके लिए जागरूकता ज़्यादा है। कई बार सही जानकारी के अभाव में भी ऑर्गन डोनेशन के लिए इच्छुक लोग ये नेक काम नहीं कर पाते। इसके लिए पूरी एक प्रक्रिया होती है दरअसल, जिसका पालन करके आप ये महादान कर सकते हैं। तो आज हम इसी बेहद संवेदनशील मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं और इसके लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान भी स्टूडियो में मौजूद हैं, यानी हमारे डॉक्टर संदीप कुमार पांडे जी, जो कि HOD मेडिकल एंड कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं। वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर साहब रायपुर के जाने माने अस्पताल रामकृष्ण केयर अस्पताल से अपने महत्वपूर्ण समय को हमारे साथ दर्शकों आपके लिए साझा कर रहे हैं। तो बिना किसी देरी के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि अंगदान दिवस जो है, इसके महत्व को तो सब जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जैसा अभी हमने कहा कि भारत में इसे लेकर अवेयरनेस कम है। क्या आप ये महसूस करते हैं? और किसी भी दिन को मनाने की या कहें इस अंगदान दिवस की क्या महत्ता है, क्या महत्व है? हाँ जी सोनल जी, पहला तो आपने जो ये बताया कि जागरूकता की कमी हमारे देश में काफ़ी है जी, खासकर अंगदान को लेके। तो इस विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास होने चाहिए और ये दिवस इसलिए भी मनाया जाता है कि लोग इसके बारे में जानें, इसके बारे में अवेयर हों, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। किसी व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है अगर कोई ट्रांसप्लांट के लिए तैयार हो। तो ये जागरूकता बढ़ाने के लिए इस एक दिन का चयन किया गया है। जी डॉक्टर साहब, वाकई में यदि हम कोई दिन विशेष रखते हैं तो उसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि बार बार हम उसे हर साल जब याद करते हैं तो जाहिर तौर पे जब हम उसे याद करेंगे तो लोगों को बार बार वो जहन में आएगा और इसके लिए लोग प्रेरित होंगे। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी बात या कहें सबसे पहली बात तो यही होती है कि अंगदान कहते हैं, हाँ हम करना चाहते हैं, लेकिन ये क्या इतना आसान है? इसके लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है? तो अब इसमें 2 कैटेगरीज आती हैं, एक जीवित दाता और एक मृत दाता। तो पहले हम जीवित दाता के साथ शुरू करें डॉक्टर साहब कि किन किन कंडीशंस में दिया जा सकता है, क्या क्या दिया जा सकता है और इसकी क्या प्रोसेस होती है? हाँ जी सोनल जी, इसमें जीवित जो अंगदाता है वो जो मरीज़ के जो रिश्तेदार होते हैं, जो क्लोज रिलेटिव होते हैं, वो दे सकते हैं। जैसे जो वाइटल ऑर्गन्स है बॉडी के, जिनके बिना जीवन संभव नहीं है, जैसे किडनी अगर काम नहीं करे तो जीवन संभव नहीं है, डायलिसिस पे सालों साल रहना पड़ सकता है। लिवर अगर काम नहीं कर रहा है तो उसके बगैर, लिवर के बगैर जीवन संभव नहीं है। ये आवश्यक अंग हैं शरीर के। हार्ट है, लंग है। तो इस तरह के अगर एडवांस मरीज को कोई बीमारी है तो उनके जो रिलेटिव हैं वो अगर स्वस्थ हैं तो वो आगे आके ट्रांसप्लांट के लिए प्रस्तुत हो सकते हैं जी। तो उसके आगे की प्रोसेस ये रहती है कि अगर वो एक बार तैयार हो तो उसके लिए उनको रजिस्ट्रेशन होता है और उनकी कंसेंट वगैरह जो पेपर वर्क है वो काफ़ी सारे होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि डोनर सिर्फ तैयार हो जाए उससे नहीं होता। डोनर का भी सारा चेकअप होता है, मेडिकल चेकअप। पहले तो ये देखा जाता है कि वो फिट है कि नहीं डोनेशन के लिए। अगर वो फिट हैं तब फिर जो मेडिकल फ्रेटर्निटी वो आगे बढ़ती है जी। फिट है तो क्यों ना डॉक्टर साहब इसी बात से शुरू करते हैं कि यदि एक स्वस्थ दाता है और वो अपनी एक किडनी देना चाहता है, किसी को ज़रूरत है या वो डोनेट करना चाहता है,
तो उसके लिए उसे क्या क्या करना होगा? पहले तो आपने कहा कि क्या रजिस्ट्रेशन कराना होगा, या कोई लेने वाला होगा तब दाता तैयार हो, या वो ऐसे डोनेट भी कर सकता है? मतलब मुझे थोड़ा प्रोसेस समझनी है उसकी, कि जैसे मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी एक किडनी दान दे दूँ, क्योंकि मुझे लगता है एक में काम चल जाएगा और किसी की जान बच जाएगी, पर मैं किसी को जानती नहीं, तो क्या ये संभव है? हाँ, ये संभव है। हालांकि अगर नॉन रिलेटेड अगर ट्रांसप्लांट है तो उसमें जो फॉर्मेलिटीज़ बहुत सारी होती हैं। अगर अपन कंपेयर करें रिलेटिव कोई डोनेट करना चाहे तो, लेकिन फिर भी ये संभव है। उसके लिए बहुत आपको गवर्नमेंट से, हेल्थ डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करना पड़ेगा, या आप हॉस्पिटल में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे हॉस्पिटल में आप कांटेक्ट करें तो हम लोग वो प्रोसेस को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं जी। उसके लिए आपका कंसेंट लगता है और बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो लगती हैं जी। तो ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ, तो ये जिन अस्पतालों में ये जो है ट्रांसप्लांट होता है, ये सिर्फ उसी में आपको जाकर इस बारे में जानकारी लेनी होगी, या कोई एक ऐसा नेशनल वो है जिस पर यदि हम चाहें कि हम डोनेट करना चाहते हैं तो हमें हमारी चॉइस भी मिल जाएगी कि हम इसे देना चाहते हैं, इस हॉस्पिटल को देना चाहते हैं, ऐसा कुछ भी है? मतलब ओवरऑल मैं पूछना चाह रही हूँ कि जैसे आपने राजधानी रायपुर में तो बताया कि भाई रामकृष्ण केयर में ट्रांसप्लांट होता है, तो वहाँ यदि आप देना चाहते हैं तो एक बार वहाँ जाके कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि हम ये चाहते हैं कि फ्यूचर में, या कहें हमारी मृत्यु के पश्चात, हमारा जो शरीर है उसका उपयोग किसी की जान बचाने के लिए हो, तो उसके लिए डॉक्टर साहब क्या प्रोसेस होता है फिर? वो हेल्थ डिपार्टमेंट से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा। और आगे की फॉर्मेलिटीज़ वहाँ फिर हो जाती हैं। तो स्वास्थ्य विभाग राज्य के स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करें जी। और तो फॉर्मेलिटीज़ के लिए जो पेपर्स लगेंगे और जो बाकी प्रक्रियाएं हैं वो एक्सप्लेन कर देते हैं। कोई मुश्किल प्रक्रिया नहीं होती हैं वो जी। तो वहाँ कांटेक्ट करके आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं कि मतलब मृत्यु के पश्चात आप मेरे शरीर का उपयोग जी, किसी की जान बचाने के लिए कर सकते हैं जी। ये प्रोसेस में लगभग सर कितना टाइम लगता होगा? इस प्रोसेस में जो रिक्वायर्ड पेपर्स हैं वो सबमिट करने हैं, तो ये 2 से 3 दिन का प्रोसेस है सोनल जी, कोई बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है जी। अच्छा, इसके लिए कोई एज भी निर्धारित है, या कभी भी जाकर बोला जा सकता है कि हम चाहते हैं कि हमारी मृत्यु के पश्चात हमारे शरीर का उपयोग किसी मेडिकल कॉलेज में या किसी ज़रूरतमंद को किसी हॉस्पिटल में उसके लिए किया जाए? ये अलग अलग 2 चीज़ें, एक तो जो बच्चे पढ़ते हैं डॉक्टर साहब उनके लिए, और दूसरा यदि हम दान करना चाहते हैं अपने अंगों को, फ्यूचर के लिए दान करना चाहते हैं, तो उसमें तो एज का ऐसा बार नहीं है। 18 साल से तो ऊपर एज होनी चाहिए। और अलग अलग अंगों के हिसाब से एज, डोनेशन की जो एज है वो अलग हो जाती है। जैसे हमारे यहाँ लिवर में ट्रांसप्लांट में बहुत, अगर आप एक्सट्रीम एज लें तो 53, 54, 55, इससे ऊपर की एज वालों का लिवर नहीं लेते हैं। लेकिन इससे ऊपर की एज वालों का किडनी ट्रांसप्लांट हो सकता है, तो वो अपनी किडनी तो ज़रूर डोनेट कर सकते हैं जी। अगर उनका हार्ट अच्छा है हाँ। तो वो हार्ट डोनेट कर सकते हैं। लंग्स अगर फंक्शनिंग अच्छी है तो लंग्स डोनेट कर सकते हैं। लिवर के लिए एक है कि 55 के बाद में जनरली अवॉइड करते हैं जी। 55 साल के बाद जी। किसी भी शरीर के अंग को लेना डॉक्टर साहब अवॉइड करते हैं, या कुछ पर्टिकुलर है? लिवर के लिए 55 के बाद आप ट्रांसप्लांट करेंगे तो वो लिवर जाके मरीज के शरीर में उतना अच्छा काम नहीं कर पाएगा। तो 55 से एज कम हो डोनर की जी। ये प्रेफरेबली ऐसा रखते हैं जी। जबकि किडनी में ये इस बार जो है वो ज़्यादा है जी। अच्छा, जैसे आपने कहा कि डोनर की एज जो है 55 से ज़्यादा हो तो फिर हम उसको कम ही जो है वो लिवर के लिए जी। जिनको मिल रही है, मतलब जिनको लगना है, क्या उनकी भी एज फिर उस हिसाब से वो देखा जाता है कि इनकी एज कितनी है, या यदि किसी व्यक्ति को किसी भी एज का उसे ज़रूरत है तो वो ट्रांसप्लांट किया जा सकता है? जो जिनको ऑर्गन डोनेशन मिल रहा है जी, उनके लिए एज का ऐसा बार नहीं है जी। आगे उनकी अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर 7 साल, 8 साल, 10 साल है तो वो करा सकते हैं। एकदम ही बहुत बुज़ुर्ग कोई व्यक्ति है 90, 92, 93, तो वहाँ पे अवॉइड करते हैं जी। पर आप जनरली 75, 80 तक आप ऑर्गन्स ले सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपको दूसरी बीमारियां, वो तो सब चेकअप में आ जाता है कि आपको कोई बहुत ज़्यादा हार्ट की बीमारी या लंग्स की बीमारी या और कोई दूसरी बीमारियां उम्र के हिसाब से तो नहीं है जी जी। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि एक चेकअप डोनर का भी होता है जी, तो जो जांचें होती हैं डोनर की,
उसमें क्या क्या आप देखते हैं कि यदि ये ऐसा होगा तो फिर हम नहीं लेंगे, मतलब क्या क्या चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, किस कंडीशन में लेंगे, किस कंडीशन में नहीं लेंगे? बेसिकली जो है वो एक तो देखा जाता है कि डोनर स्वस्थ है कि नहीं है। तो रूटीन टेस्ट जो है उसके, जैसे हीमोग्लोबिन वगैरह है, आपका ब्लड शुगर, लंबा लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ तो नहीं है, बहुत लंबे समय से ब्लड प्रेशर तो नहीं है, उसको कोई हार्ट की बीमारी तो नहीं है। तो मोटे तौर पे ये एक तो ये चेकअप होता है। दूसरा, वो जो पर्टिकुलर ऑर्गन देने वाले हैं, फॉर एग्जांपल जैसे वो लिवर डोनेट करना है, तो लिवर अगर बाय द वे अगर बहुत फैटी लिवर आ गया डोनर का, तो फैटी लिवर क्योंकि जाके अगर आप उसको ट्रांसप्लांट कर भी देंगे तो वो फंक्शन नहीं करेगा। तो फैटी लिवर वाले एकदम से नहीं लिए जा सकते। तो पहले हम उनको एडवाइस करते हैं कि आप अपना वेट रिड्यूस करिए, है ना। बाकी अगर आपको अंडरलाइंग डायबिटीज़ या थायराइड है उसको कंट्रोल करिए, और ये फैटी लिवर को कंट्रोल करके देन आप उसके बाद 4-6 महीने के बाद आप डोनेट कर सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है। और कभी ये होता है कि अगर डोनर का बॉडी मास इंडेक्स या वेट कम है, जैसे उदाहरण के तौर पे डोनर का वेट 54-55 केजी है जी, जबकि रिसीवर जो पेशेंट है वो 80-85 केजी के हैं, तो उसमें कंपैटिबिलिटी नहीं आती है। अगर वो, क्योंकि लिवर छोटा हो जाएगा जी, जो रिसीवर है उसको थोड़ा बड़े साइज़ का लिवर चाहिए, तो उस केस में वो उपयुक्त नहीं होगा, तो उस ग्राउंड पे वो अनफिट हो जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। कुछ कभी कभी जन्मजात कुछ ब्लड सप्लाई लिवर की अलग है, कुछ लोगों में अलग रहती है, जो ट्रांसप्लांट के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगी। तो कभी कभी ये कंडीशंस निकल आती हैं। इसलिए हमेशा ट्रांसप्लांट के पहले डोनर का डिटेल वर्कअप होता है जी। यदि वो अल्कोहल लेते हैं, यदि वो सिगरेट पीते हैं, यदि उन्हें कुछ ऐसी अनहेल्दी कोई हैबिट है, तो क्या उस कंडीशन में भी वो डोनेट नहीं कर सकता? अगर अल्कोहल ले रहे हैं तो नेचुरली वो फिर लिवर उनका नॉर्मल नहीं रहेगा, मोस्टली नॉर्मल नहीं रहेगा जी। तो अगर वो, तो चेकअप में इसीलिए किया जाता है कि लिवर की फिटनेस कैसी है, लिवर फंक्शन अगर उसका नॉर्मल आ रहा है, सोनोग्राफी में लिवर अच्छी दिख रही है, सीटी में लिवर बिल्कुल ठीक दिख रहा है, तब तो ले सकते हैं। पर अगर कोई अत्यधिक सेवन कर रहा है अगर अल्कोहल का और लिवर उसका डैमेज है, तो वो उपयुक्त कैंडिडेट नहीं रहेगा जी। डॉक्टर साहब, जैसे हम लीवर की बात कर रहे हैं, अभी आपने किडनी का भी जिक्र किया जी, हार्ट और त्वचा, पैनक्रियाज, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुर्दे, ये सभी डोनेट किया जा सकता है? ये सभी डोनेट किया जा सकता है जी। आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि हम जब इस बारे में रिसर्च कर रहे थे तो हमने देखा कि यदि हम इंटरनेशनल लेवल पर देखेंगे तो लोग ज़्यादा जागरूक हैं बजाय भारत के। तो यहाँ अवेयरनेस प्रोग्राम की कमी है, आप कह रहे हैं इसके जी, लिए जी, जी। लोग उस तरह से जागरूक नहीं हैं जी। क्या कुछ और भी कारण देखते हैं अवेयरनेस की कमी, या इसके अलावा कि लोग क्यों जागरूक नहीं हैं भारत में, जबकि हमें तो बड़े संवेदनशील माना जाता है भारत के लोग जो हैं, भावनाओं को और हर चीज़ जो है वो दिल से सोचते हैं, कहते हैं। तो फिर यहाँ कैसे कम है और इंटरनेशनल लेवल पर ज़्यादा अच्छे इसकी प्रतिशत है डोनेट करने का? हाँ सोनल जी, इसमें क्या, जो आपने पहले कहा जागरूकता की कमी तो पहले नंबर पे है। लोगों को पता ही नहीं रहता कि ऑर्गन डोनेशन भी किया जा सकता है और ऑर्गन डोनेट करके उनकी सेहत अच्छी रहेगी आगे चल के, और उसके साथ साथ जिसको वो डोनेट कर रहे हैं उसकी लाइफ बच जाएगी जी। तो इतनी जागरूकता हमारे यहाँ भी उतनी डेवलप नहीं हुई है। जैसे आज से 30-35 साल पहले आप देखिए तो उस समय लोग ब्लड डोनेट करने से कतराते थे पहले जी। अब ब्लड डोनेट अवेयरनेस आ गई है तो आसानी से ब्लड डोनर्स मिल जाते हैं आपको। तो इसी तरह इस तरह के कार्यक्रम जो आप कर रहे हैं, इन कार्यक्रमों के द्वारा जागरूकता फैलेगी तो अवेयरनेस अगर आएगी तो डोनेशन रेट डेफिनेटली बढ़ेगा। और आज की स्थिति में आपका कहना सही है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के कंपैरिजन में हमारे यहाँ ऑर्गन डोनेशन रेट बहुत कम है। जैसे इंडिया में करीब 0.6 पर मिलियन पॉपुलेशन डोनेट करती है, वहीं आप अमेरिका को देखेंगे तो वहाँ पर मिलियन 21 लोग डोनेट करते हैं। स्पेन में हाईएस्ट है, 35 लोग डोनेट करते हैं। हमारे यहाँ भी कम है, लेकिन आने वाले सालों में डेफिनेटली ये प्रतिशत बढ़ेगा, लोगों में जागरूकता आएगी जी। भारत में यदि बात करें डॉक्टर साहब, तो वो कौन सा राज्य है जहाँ पर कहें कि ये जो अंगदान सबसे अच्छा किया जाता है, सबसे ज़्यादा किया जाता है, या कहें कि वहाँ के लोग ज़्यादा अवेयर हैं, तो आप उन्हें क्या नंबरिंग कर सकते हैं? जी बिल्कुल। ब्रॉडली स्पीकिंग जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं
जी आंध्रा ले लीजिए, तेलंगाना ले लीजिए, जी केरला है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, यहाँ पे अवेयरनेस डेफिनेटली कंट्री के बाकी पार्ट से ज़्यादा है जी और वहाँ डोनेशन रेट काफ़ी ज़्यादा है। जी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप हैदराबाद में देखें तो हर महीने वहाँ 12 से 15 डोनर अभी उपलब्ध हो जाते हैं हर महीने। जी और दूसरी तरफ हम अपनी स्टेट में देखेंगे तो पिछले 2 साल में सिर्फ 4 डोनर आए हैं। पर लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट हमारे यहाँ थोड़ा बाद में शुरू हुआ है, तो धीरे से यहाँ भी अवेयरनेस आएगी, लोगों को पता चलेगा तो वो डोनेट करने लगेंगे। जी जी डॉक्टर साहब, ये भी आपसे समझना है कि जब हम अपना अंगदान कर देते हैं, मतलब हम स्वस्थ हैं, जीवित दाता हैं, जी। और यदि हमने एक किडनी दान दे दी है तो उसके बाद लोगों को कई सारे मिथ हैं कि हमें कई तरह के जो प्रिकॉशंस लेने होते हैं, क्या ये सच है और क्या क्या लेना होता है? और साथ ही साथ दूसरा सवाल ये कि परिवार वाले लोगों की, मतलब जो एक डोनर है वो तो ठीक है, लेकिन उसके जो परिजन हैं उनकी भूमिका इसमें कैसी होनी चाहिए? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। परिवार वालों की भूमिका तो पॉजिटिव रहनी चाहिए, तभी तो वो जो डोनर है वो तैयार भी हो पाएगा। तो एक फैमिली सपोर्ट तो डेफिनेटली बहुत इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा सवाल जो आपका था कि स्पेशल कोई सावधानी ऐसी नहीं रखनी पड़ती डोनर को, जो एक स्वस्थ जीवन शैली, जो हेल्दी लाइफस्टाइल है, जो सारे लोगों को फॉलो करनी चाहिए, वो डोनर को भी फॉलो करनी चाहिए। जी, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक किडनी से भी हम एक लंबी जो जीवन है वो जी बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कई लोगों की तो जन्म से ही एक ही किडनी रहती है जी, पर वो नॉर्मल लाइफ स्पैन में रहती है, उनकी लाइफ कोई कम हो ऐसा नहीं होता है। हाँ। और दर्शकों, 2 किडनी भी आप रखें और यदि आपकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल है तो संकट तो वहाँ भी आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो इसीलिए आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए तो आईएनएच सेहत हमेशा अवेयर करता है और ये एक्सपर्ट्स के साथ आपको मुखातिब कराते हैं ताकि आपको सही जानकारी मिल सके, बजाय ये कि आप जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ से इधर उधर की जानकारियाँ इकट्ठे करें। और कुछ मिथ भी होते हैं, कुछ कन्फ्यूज़ भी करते हैं। इसलिए आईएनएच 24/7 की ये कोशिश रहती है कि आईएनएच सेहत के इस विशेष कार्यक्रम के ज़रिए आपको जागरूक किया जाए। और इसी क्रम में जैसे हमने बताया कि आज हम अंगदान दिवस पर बात कर रहे हैं। 3 अगस्त को भारत में इसे मनाया जाता है। डॉक्टर साहब, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि अभी भारत में कितनी ज़रूरत रहती है और कितने लोग अंगदान कर रहे हैं? क्या इस बारे में भी लोगों को आप बताना चाहेंगे कि जैसे इतनी संख्या में आवश्यकता हर साल पड़ती है और इतने ही उपलब्ध हो पाते हैं? भारत का एक मोटा मोटा आंकड़ा। अलग अलग अंगों का सोनल जी देखेंगे तो रिक्वायरमेंट तो सभी में बहुत ज़्यादा है जी। रिक्वायरमेंट जो ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा है और जो डोनर्स हैं वो अपेक्षाकृत बहुत ही कम हैं। तो अभी तो देखा जाए तो वो बिल्कुल ही आप उसको पर्याप्त के आसपास भी नहीं आते कहीं से। जी। तो डेफिनेटली अवेयरनेस लोगों में आनी ज़रूरी है, तभी ये डोनेशन रेट बढ़ेगा। और अंगदान, जैसे पहले भी आपने कहा कि एक महादान है, लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा गंभीरता से इसके बारे में सोचना चाहिए और इसके बारे में पॉजिटिव एक रुख अपना के और बिल्कुल सोचना चाहिए कि ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, डोनेशन किया जा सकता है। जी जी। डॉक्टर साहब, चूँकि हमारी इस कार्यक्रम के माध्यम से कोशिश है कि हम लोगों को प्रेरित करें अंगदान करने के लिए, लोगों का जीवन बचाने के लिए और अपने जीवन का सबसे बड़ा दान करने के लिए, तो इसी क्रम में एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल आपसे ये भी है कि मृत्यु के पश्चात जो लोग अपनी बॉडी को डोनेट करना चाहते हैं उनका क्या क्या लिया जा सकता है, कितने समय तक लिया जा सकता है? चूँकि आपने कहा कि रजिस्ट्रेशन तो पहले से कराना होगा और इसके लिए परिवार वालों को भी बताना होगा और वहाँ तो सूचना होगी। ऐसे में कितने, मतलब वो समय कौन सा होता है जब जैसे ही यदि आपने मृत्यु की सूचना सुन ली है अपने किसी भी परिजन की, तो ऐसे में फिर आपको कितनी जल्दी से इन्फॉर्म करना चाहिए? मतलब एक नागरिक होने के नाते, क्योंकि वो व्यक्ति तो डोनेट जो करना चाहता है अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके परिवार की जिम्मेदारी क्या क्या हो जाती है उस दौरान कि उसकी अंतिम इच्छा को पूरा किया जाए? बहुत अच्छा सवाल है आपका ये। मृत्यु पश्चात ट्रांसप्लांट जो है वो एक तो कॉर्निया का आइज़ के लिए होता है, एक आप स्किन का, त्वचा का कर सकते हैं, बोन्स का हो सकता है जी, ब्लड वेसल्स आती हैं उनका हो सकता है जी। तो इसमें कॉर्निया काफ़ी सेंसिटिव ऑर्गन है, स्किन सेंसिटिव ऑर्गन है, तो बहुत जल्दी से जल्दी ये इन्फॉर्मेशन अथॉरिटीज़ को देनी चाहिए। नहीं तो आप अगर बहुत लेट हो जाएंगे तो फिर वो कॉर्निया जो है वो काम नहीं आएगी और ना ही स्किन का डोनेशन काम आएगा। तो ये इसमें तो ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न उठाया है। जल्दी से जल्दी मृत्यु के बाद इमीडिएटली उसके बाद
गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करना चाहिए। जी, तो जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो मुझे लगता है कि जाहिर तौर पे कुछ ऐसी आपको सर्टिफिकेट या कोई पर्ची ऐसी मिलती होगी जिसमें वो सारे नंबर्स और वो सब दिया होता होगा। मतलब तुरंत हम लोग जो परिजन हैं वो कहाँ कांटेक्ट करें, इस नंबर पे कांटेक्ट करें, तो फिर वो लोग हॉस्पिटल से आते हैं और लेकर जाते हैं। डॉक्टर साहब, चूँकि अब मेरे पास वक्त कम है तो ये भी आपसे समझना है कि आप समझते हैं कि जब परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, उस बीच उसकी वो अंतिम इच्छा भी, तो हमारी परंपराएं भी हैं और उससे जुड़ी कुछ मान्यताएं भी हैं, इस बीच वो एक कड़ा कहना चाहिए फैसला होता है। इस गैप को आप कैसे कम करेंगे? इसके साथ मैं कार्यक्रम को ख़त्म करूंगी इस संदेश के साथ आपके। इसके लिए भी सोनल जी फिर वही बात आती है कि जागरूकता की कमी जो है उसकी वजह से ये होता है। रिचुअल्स तो खैर सबको पूरे करने होते हैं, पर कहीं कहीं जो अंधविश्वास वगैरह हैं कि बॉडी के साथ कुछ ऐसा हो तो फिर बहुत सारे मिसबिलीव समाज में रहते हैं। तो इन्हीं को हटाने के लिए ये जागरूकता और इस तरह के कार्यक्रम बहुत आवश्यक हैं। जी, उसमें ये सारा बताया भी जाता है। जी जी जी, कि यदि आपने अंगदान किया भी है तो फिर आप जो जैसा हमारे कल्चर में है कि जो हम शोक मनाते हैं कुछ दिन, कोई 5 दिन मनाता है, कोई 3 दिन, कोई 13 दिन, कोई 15 दिन, तो वो हम बाद में वैसे भी कर सकते हैं। उसके लिए हॉस्पिटल की तरफ से कुछ मिलता है सर? मतलब मेरा मतलब ये है कि आपने एक बॉडी दान कर दी तो फिर उसके बाद आपके हाथ में कुछ नहीं रहता? बॉडी दान करने के बाद ये गवर्नमेंट एक्चुअली गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करते हैं आप जी। तो उसमें बॉडी दान के बहुत से हैं। एक तो अपन ने जैसे कि ये किया कि कॉर्निया का ट्रांसप्लांट हो गया, स्किन का हो गया, बोन्स का हो गया, उसके अलावा बहुत सारे जो बाकी तो उसके बाद आपको बॉडी वापस मिल जाती है? बॉडी, हाँ, बॉडी वापस मिलती है। वो ऑर्गन बस कॉर्निया आपका निकलेगा जी, बाकी बॉडी तो बिल्कुल आपको ऐसे। और यदि हमने मेडिकल यूज़ के लिए दे दी है, जैसे मेडिकल यूज़ के लिए, फिर आपको शुरू में वो कंसेंट में लिखना पड़ेगा जी। जैसे तो उसमें फिर आपको कोई बॉडी वगैरह नहीं मिलती? उसमें तो शुरू से अगर पेपर में क्लियर है कि जैसे कि एक एग्जांपल है कि कुछ लोग देते हैं, डोनेट करते हैं बॉडी, कि मेडिकल कॉलेज में जो स्टूडेंट में जो डिसेक्शन के लिए बॉडीज लगती है ना, उसके लिए वो कंसेंट दे के जाते हैं। तो फिर वो उनकी इच्छाओं का सम्मान करना है तो उनकी बॉडी फिर मेडिकल कॉलेज को प्रदान की जाती है। ठीक है, तो कुल मिला के ये है कि आपको फैसला तो कड़ा होता है क्योंकि वो नाजुक वक्त होता है और उस नाजुक वक्त में मरने वाले की इच्छा भी आपको पूरी करनी है। दूसरा कि आपको ये भी सोचना है कि मरने के बाद ये शरीर किसी काम का नहीं है, तो बजाय ये राख हो किसी की ज़िंदगी बचाए और उसका जीवन आगे भी चलता रहे, वो हमारे सामने जीवित रहे। ये इससे बड़ी खुशी मुझे नहीं लगता है कि अपने को खोने की, या कहें कि उसको बैलेंस करने की, क्योंकि हम उसे खो चुके हैं। इस सच को स्वीकार करने के बाद ये कम से कम आश्वासन हमारे पास रहेगा कि वो जिंदा है किसी न किसी रूप में। इससे बड़ा मुझे लगता है कि सुख कोई और हो नहीं सकता। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे साथ साझा की हैं। और INH सेहत में ये बेहद संवेदनशील मुद्दा आज हमने रखा है। हम आपसे अपील भी यही करेंगे कि अंगदान करना चाहिए, हर शख्स को ज़रूरत है तब तो ठीक है। और इस